स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल द स्मार्ट स्टडी कॉर्नर में। तो दोस्तों, झारखंड पॉलिटेक्निक का फॉर्म निकल चुका है। उम्मीद करते हैं आप लोग भर चुके होंगे और जो नहीं भरे हैं वो भरने की तैयारी में होंगे। तो आपको सिलेबस का पता होगा कि झारखंड पॉलिटेक्निक में 150 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन मैथ का, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री का और 50 क्वेश्चन फिजिक्स का होता है। और हर एक सब्जेक्ट अपने लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें स्कोरिंग भी बहुत ज़्यादा लाना ज़रूरी होता है। 150 क्वेश्चन में 150 नंबर के होते हैं, जिसमें 2.5 घंटा का एग्ज़ाम होता है, 2 घंटा 30 मिनट का। तो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है जो 10th लेवल बेसिस पे होता है, लेकिन कुछ पोर्शन 11th के भी सिलेबस से रहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन बुकलेट से देखते हैं। 2018 का क्वेश्चन जो बुकलेट सेट ए से लिए हैं। पहले केमिस्ट्री को जानेंगे, फिर बारी बारी से मैथमेटिक्स और फिजिक्स को भी देखेंगे, लेकिन इस वीडियो में हमने केमिस्ट्री को कवर किया है। चलिए केमिस्ट्री को देखते हैं क्वेश्चंस को। यह है केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का। इसमें पूछा गया है, पहला क्वेश्चन था इसमें कि मैग्नीशियम को हवा में जलाना है, क्या ये भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है या ऊर्ध्वपातन है या उपचयन अपचयन है? क्या फिजिकल चेंजेज है या केमिकल चेंजेज या सब्लिमेशन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन? आखिर ये मैग्नीशियम जो एयर में बर्न हो जाता है, जल जाता है, किस परिवर्तन के कारण? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन, केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है। आंसर हमारा बी नंबर। ठीक है, अब चलते हैं अगला में। ये हमारा संगमरमर की वायुमंडलीय की आर्द्रता। संगमरमर की वायुमंडलीय आर्द्रता और CO2 के साथ अभिक्रिया करके चूना बनाना उदाहरण है। जो संगमरमर वायुमंडलीय जो मॉइस्चर्स होते हैं, आर्द्र होते हैं, पानी का जो अंश होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके क्या रिएक्शन करके किस तरह के जो चूना बनाते हैं, किस तरह की अभिक्रिया कहलाता है, किस तरह का रिएक्शन कहलाता है? रिएक्शन ऑफ मार्बल विथ एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म स्लेक्ट लाइम इज एन एग्जाम्पल फॉर। किस तरह का ये अभिक्रिया होता है दोस्तों? वियोजन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया या अपचयोपचय अभिक्रिया? डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। ये क्या है? संयोजन अभिक्रिया, सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? एक यौगिक X है और वो वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके वायु बना रहा है। तो वियोजन के बाद वायु जो एक ऑक्साइड उत्पन्न करता है, वो यौगिक एक ऑक्साइड उत्पन्न हो रहा है, जो वायु एक ऑक्साइड है। तो यौगिक जो X जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा, तो किस वजह से, किसके साथ रिएक्शन कराए? कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्साइड फॉर्म करेगा। तो वो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या है ये? डी नंबर, CaOH2। चलिए अगले प्रश्न पर जाते हैं। अगला प्रश्न है, बेरियम किस तत्व को उसके सल्फेट से विस्थापित कर सकता है? बेरियम जो है, बेरियम कैन डिस्प्लेस विच एलिमेंट फ्रॉम इट्स सल्फेट? सोडियम या कैल्शियम या एल्यूमिनियम या हाइड्रोजन? इसका सही उत्तर हो जाएगा 54 का ए नंबर। क्या है ये? सोडियम। सोडियम है, सोडियम ही है जो बेरियम के तत्व को उसके सल्फेट में विस्थापित कर सकता है, और ऑप्शन ए नंबर। चलिए अगले प्रश्न पर। ग्लूकोज का विघटन, जो ग्लूकोज होता है, टूटता है, वो किस अभिक्रिया के कारण होता है? डिसोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? ऊष्माशोषीय अभिक्रिया, ऊष्मोत्सर्जनीय अभिक्रिया, अपचयोपचय अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया? हमारा सही उत्तर होगा ऊष्माशोषीय अभिक्रिया की वजह से ग्लूकोज का विघटन होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न पर। यह प्रश्न नंबर 56 का। कुरकुरे के पैकेट, जो हमारा कुरकुरे पैकेट खरीदते हैं, में रिक्त स्थान एक अक्रिय गैस द्वारा भरा जाता है। ये पता है कि कुरकुरे में मटेरियल कम और गैसेस ज़्यादा होता है, हवा भरा जाता है। तो आखिर गैस क्या, गैस जो भरा जाता है, या उसे किस चीज़ को रोकने के लिए किया जाता है? क्या उसमें अपचयन को रोकने के लिए, उपचयन को रोकने के लिए, अपचयन उपचयन दोनों को रोकने के लिए, अवक्षेपण को रोकने के लिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा
बी नंबर उपचयन को रोकने के लिए। इसका हो जाएगा उपचयन को रोकने के लिए बी नंबर। चलिए अगले प्रश्न पर जाते हैं। प्रकाश के संपर्क में आने पर पारदर्शी फोटोग्राफिक परत का रंग धीरे धीरे परिवर्तित हो जाती है। जो पारदर्शी है फोटोग्राफिक ट्रांसपेरेंट फोटोग्राफिक फिल्म जो होता है ग्रेजुअली चेंजेस हो जाता है कलर जब उसको लाइट के संपर्क में लाते हैं। तो ऐसा किस कारण से होता है? तो यहाँ लाइट की बात करी जा रही है, तो क्या बोल सकते हैं कि यहाँ ऊष्मा की बात की जा रही है। ऊष्मा की बात बोले तो ऊष्मीय वियोजन की वजह से, ऊष्मीय वियोजन की वजह से। चलिए अगला में देखते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड के वायुमंडल के संपर्क में आने के बाद एल्यूमिना ऑक्साइड बनाता है, Al2O3 बन जाता है। जब एल्युमिनियम ऑक्सीजन गैस के साथ वायुमंडल के संपर्क में आता है तो वो Al2O3 बनता है। यह क्या है? संक्षारण है, या इसको जंग लगना बोलेंगे, या वियोजन, या वासित होना। यह हमारा होगा संक्षारण। ये कोरोजन करता है। कोरोजन आप लोग समझते हैं, रस्टिंग एक तरह का जंग है। यहाँ कोरोजन हमारा संक्षारण, जो आयरन पार्टिकल्स के बाद जो कोरोजन होता है, इरोजन होता है, एक रस्टिंग हो गया। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम O2 के वायुमंडल के संपर्क में आने के बाद Al2O3 बनता है। यह क्या है? एक तरह का संक्षारण है। जब नीले रंग के CuSO4 क्रिस्टल को गर्म किया जाता है तो एक सफ़ेद रवाहीन ठोस मिलता है। वो सफ़ेद ठोस है क्या? When blue colored CuSO4 crystals is heated, जब उसको गर्म किया जा रहा है, it gives a white amorphous solid. This white solid is B number CuSO4 is same. CuSO4 ही वो हमारा सही आंसर होगा। फिर है अम्लीय माध्यम में फिनोल्फ्थालीन का रंग है। अम्लीय माध्यम में फिनोल्फ्थालीन का क्या रंग होता है? कलर ऑफ फिनोल्फ्थालीन इन एसिडिक मीडियम। क्या वो गुलाबी कलर का होता है, या पीला रंग का, या रंगहीन होता है, कोई कलर नहीं, या फिर नारंगी कलर का? अगर बात करें हम अम्लीय माध्यम में अगर फिनोल्फ्थालीन का रंग जानना है तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि ये कोई रंग का नहीं होता है, ये रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। तो हमारा आंसर सी नंबर कलरलेस। आगे देखते हैं। आगरा में जो ताजमहल का रंग है वो धीरे धीरे उसका रंग ललहुन होते जा रहा है, वो वाइट से वो कम होते जा रहा है, वाइट पूरा नहीं दिख रहा है। कारण किस कारण से? आखिर वहाँ क्या परिवर्तन हो रहा है? क्यों वो धूप की वजह से हो रहा है, या अम्लीय वर्षा की वजह से हो रहा है, या चूना की वजह से हो रहा है, या संक्षारण के वजह से हो रहा है? तो ये एक्चुअल में जो हो रहा है अम्ल वर्षा की वजह से, रेन वर्षा की वजह से हो रहा है। पता है अम्ल वर्षा क्या होती है? अम्ल वर्षा क्या है कि हमारे पॉल्यूशन के वजह से, जो पॉल्यूशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड हो या सल्फर डाइऑक्साइड हो, इसके वजह से हमारा वायुमंडल प्रदूषित हो चुका है। इससे ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है, और जब वर्षा होती है तो ये उसके साथ मिक्स होकर पृथ्वी पर गिरती है, जिससे रेन वर्षा कहते हैं। अम्लीय हो जाती है वो वर्षा, जो है वो अम्लीय हो जाती है। इसके वजह से ताजमहल का रंग जो है वो फीका पड़ रहा है, उसका कलर चेंज हो रहा है। इसको बोलेंगे किस वजह से? अम्ल वर्षा की वजह से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर जाते हैं। यह है प्रति अम्ल मतलब एंटी एसिड का यूज क्यों करते हैं? प्रति अम्ल का यूज किसको हटाने के लिए प्रयुक्त होता है? शरीर में दर्द है उसको, या अम्लता को, या क्षारीयता को, या सिर दर्द को? तो यहाँ नाम से ही पता चल रहा, प्रति अम्ल मतलब अम्ल का उल्टा, यानी अम्ल को हटाना है तो प्रति। जैसे एंटीबायोटिक्स हम लोग लेते हैं, मतलब क्या कि एसिड को हटाना है, अम्लता को हटाना है तो प्रति अम्ल का यूज करना होगा, एंटी एसिड का यूज करना होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर, अम्लता हटाने के लिए हम लोग यूज करते हैं एंटी एसिड को। अब देखते हैं दंत मंजन में उपस्थित रासायनिक यौगिक है। जो दंत मंजन हम लोग यूज करते हैं, टूथपेस्ट यूज करते हैं, उसमें कौन सा केमिकल कंपाउंड होता है? क्या वो क्षारीय होता है, बेसिक होता है, या अम्लीय होता है, या फिर क्षारीय और लवण? तो अलग अलग नाम का है। CH3PO4 2 होता है, या फिर CH3PO4 3 होता है, या CaCO3 2 होता है, या CH3P2 होता है। तो ये हमारा क्षारीय होता है दंत मंजन, जो हम लोग टूथपेस्ट यूज करते हैं वो क्षारीय होता है, और उसका फॉर्मूला, रासायनिक फॉर्मूला होता है CH3PO4 2, यानी कि ए नंबर, यानी कि ए नंबर। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्षारीय CH3PO4 2। फिर नारंगी के रस का pH कितना है? तो दोस्तों pH
वैल्यू से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछते हैं। एक दो क्वेश्चन यहाँ से देखने को ज़रूर मिलते हैं कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो शर्करा का पीएच मान कितना होता है, तो नींबू का पीएच मान कितना होता है, दूध का पीएच मान कितना होता है। तो इसे अच्छा से पढ़ लें। यहाँ पूछा गया कि नारंगी के रस का पीएच कितना होता है, तो नारंगी हम लोग को खाने पर भी टेस्ट कैसा लगता है, खट्टा लगता है, यानी कि वो तो अम्लीय होगा, यानी कि 7 से कम होगा। तो यहाँ 7 से तो सारा कम दिया हुआ ऑप्शन में भी, तो यह हमारा सही आंसर है कि नारंगी का जो पीएच मान होता है वो 3.3 से 4.9 के बीच होता है, यानी कि डी नंबर। फिर आते हैं पाचन में मदद करने वाला अम्ल कौन है। एक चीज़ जान लीजिए कि पाचन में जो हमारे पेट में, माँ के पेट से ही हमें ये मिलता है गॉड गिफ्टेड कि हमारे पेट के अंदर एक एसिड है। वो एसिड क्या करता है, खाना जो भी हम लोग खाते हैं उसको पचाने में मदद करता है। वो एसिड क्या है, HCl एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसे ध्यान से रखिएगा याद, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। चलिए अगले प्रश्न पर जाते हैं कि ये क्रिस्टलीकरण जल किस में नहीं होता है। क्रिस्टलीकरण जो क्रिस्टलाइज करते हैं हम लोग वाटर को, आखिर किस चीज़ में नहीं होता है। वॉशिंग सोडा में नहीं होता है, बेकिंग सोडा में नहीं होता है, या सोडा लाइम में नहीं होता है, या जिप्सम में नहीं होता है। तो कौन सा पदार्थ है जिसमें क्रिस्टलाइजेशन हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो सही होगा वो है बी नंबर, खाने का सोडा में हम लोग क्रिस्टलाइज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो खाने का सोडा है, इस वजह से। चलिए अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है। फॉर्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस का, इसलिए याद रखना बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला, धावन सोडा का फॉर्मूला, ये सब पूछता ही पूछता है। यहाँ पूछा गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O। क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O। तो हमारा आंसर बी नंबर। फिर है एसिटिक एसिड NaOH के साथ अभिक्रिया कर एक लवण बनाता है जिसका pH है। एसिटिक एसिड जो हमारा NaOH के साथ अभिक्रिया कर कौन सा लवण बनाता है, कौन सा साल्ट बनाता है। तो जो साल्ट बनता है वो किस तरह का pH मान होता है, क्या वो अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, किस तरह का। अम्लीय की मतलब जो हमारा pH वैल्यू वो 7 से कम हो तो वो अम्लीय वैल्यू हो जाता है, अम्लीय में आ जाता है उसका लक्षण। 7 से अधिक हो तो क्षारीय में, और अगर वो 7 पर हो तो उसे उदासीन कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं। तो यहाँ जो एसिटिक एसिड NaOH के साथ अभिक्रिया कर, NaOH क्या है, एक तरह का क्षारीय है, और एसिटिक एसिड यहाँ पे अम्ल है। दोनों रिएक्शन करके एक लवण बना रहा है, एक साल्ट बना रहा है। तो उसका pH क्या होगा, उसका pH क्या 7 से कम होगा, या 7 से ज़्यादा, या 7 के बराबर, या 14 के बराबर। 14 बोले तो सबसे ज़्यादा क्षारीय, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा रेंज पार नहीं करता है। अगर इसकी बात करते हैं आंसर क्या हो जाएगा, ये क्षारीय जरूर बनाता है लेकिन 14 के बराबर नहीं, 14 से कम ही रहता है, यानी कि 7 से अधिक। सी नंबर हमारा आंसर 7 से अधिक। फिर आते हैं जब धातु को अम्ल या क्षार के संपर्क में लाने पर गैस निकलती है। जब भी धातु को अम्ल या क्षार के संपर्क में लाते हैं तो एक गैस निकलती है जिसे कहते हैं हाइड्रोजन गैस निकलती है। हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, फिर अगला प्रश्न पर जाते हैं कि किसमें उच्च तन्यता पाई जाती है, जो हाई डक्टिलिटी है। डक्टिलिटी क्या होता है, हम लोग प्रॉपर्टीज, मटेरियल प्रॉपर्टीज में पढ़ते हैं, उसके गुण में पढ़ते हैं कि तन्यता हो, डक्टिलिटी हो, मैलिएबिलिटी हो, ये सब प्रॉपर्टी होता है। डक्टिलिटी मीन्स जिसे हम लोग वैसा मटेरियल जिसमें हमें खींच कर एक पतला तार के फॉर्म में बना सकते हैं, तो तन्यता, उस मटेरियल में तन्यता होती है। और जिसमें तन्यता नहीं होती है वो खिंचाव होकर तार नहीं बनती है, वो टूट जाती है खींचने पर। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, सोडियम है, फेरस है, और सिल्वर है, और क्या है, मैग्नीशियम है। तो बताना है कि कौन सा होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा AU चांदी का सबसे ज़्यादा तन्यता होता है, इससे तार ज़्यादा बनाया जा सकता है, कम अमाउंट को ज़्यादा लंबा तक तार बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ देखने को मिलता है इस तरह का क्वेश्चन। फिर आते एल्युमिनियम के संक्षारण को रोकने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि।
अभी कुछ देर पहले एल्यूमिनियम के विषय में क्वेश्चन था, इससे ऊपर क्वेश्चन में क्या था कि एल्यूमिनियम में किस तरह का प्रोसेस होता है, तो वहाँ संक्षारण, यानी कि अगर आप क्वेश्चन देखें तो 1-2 क्वेश्चन से ही आंसर मिल जाता है। देखिए यहाँ संक्षारण यहाँ पे आ गया क्वेश्चन में ही, जो एल्युमिनियम का यानी कि संक्षारण होता है। इस संक्षारण को रोकने के लिए कौन सा विधि हम लोग यूज करते हैं, तो जो हमारा विधि है क्या वो गैल्वेनीकरण है, क्या गैल्वेनाइजेशन होता है, या उद्दारीकरण यानी एनोडाइजिंग, या टीन की परत चढ़ा दे तो एल्युमिनियम का संक्षारण रुक जाएगा यानी टीनिंग, या फिर निद्वारीकरण यानी कैथोडिक प्रोटेक्शन करेंगे, प्रोटेक्शन। तो हमारा यहाँ गैल्वेनाइजेशन जो होता है वो रबड़ बनाने में उसका इस्तेमाल किया जाता है इस प्रोसेस का। अगर यहाँ बात करें एल्युमिनियम को संक्षारण को रोकना है, एल्युमिनियम के संक्षारण को, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा एनोडाइजिंग करना होगा, कैथोडिक प्रोटेक्शन नहीं, एनोडाइजिंग करना होगा, यानी बी नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा, उदारीकरण, एनोडाइजिंग। तो चलिए अगला प्रश्न पर है, धातु ए तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया हाइड्रोजन उन्मुक्त करता है, तो वो ए है क्या, कौन सा धातु HNO3 के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन उन्मुक्त करता है, लिबरेट करता है, निकालता है। मेटल ए रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट HNO3 एंड लिबरेट्स हाइड्रोजन, ए इज मैग्नीशियम या आर्गन या फिर कॉपर या फिर सिल्वर, तो बताना है। तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा सही मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज द करेक्ट आंसर। वह धातु जो अत्यंत अभिक्रियाशील है वो क्या है, जो हाईली रिएक्टिव है, जो किसी भी के साथ अच्छा से रिएक्शन तुरंत रिएक्शन कर जाता है, उसका क्रियाशील जो रिएक्शन करने का वो क्षमता ज़्यादा है, वो कौन है, क्या Hg यानी कि मरकरी, Zn यानी कि जिंक, Pb यानी कि लेड और Al यानी कि एल्यूमिनियम, कौन सा धातु है जो अधिक तुरंत क्रिया कर सकता है, रिएक्टिव है, उस तरह का पदार्थ है। अगर हम बात करें तो ये हमारा ऑप्शन एल्यूमिनियम है, कंपेयर टू चारों में एल्यूमिनियम है जो अधिक अभिक्रियाशील होता है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। फिर है निम्नलिखित में से ध्रुवीय यौगिक है, एमंग द फॉलोइंग द पोलर कंपाउंड इज केरोसिन, एल्कोहल, बेंजीन और गैसोलिन। तो ध्रुवीय यौगिक है कौन, एमंग द फॉलोइंग द पोलर कंपाउंड इज, क्या केरोसिन है, एल्कोहल है या बेंजीन या फिर गैसोलिन। अगर बात करें तो ध्रुवीय यौगिक हमारा एल्कोहल होता है, एल्कोहल को हम ध्रुवीय यौगिक के नाम से जानते हैं, पोलर कंपाउंड के नाम से जानते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर एल्कोहल। चलिए अगले प्रश्न पर, प्रश्न है धातुओं का निष्कर्षण, मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजीली एंड इकोनॉमिकली फ्रॉम। जो धातु का निष्कर्षण होता है तो कहाँ से होता है, जो धातु मिलता है हमको कहाँ से मिलता है, अर्थ क्रस्ट से मिलता है, धरती के अंदर से मिलता है, तो किस रूप में मिलता है, क्या वो खनिज के रूप में मिलता है या फिर मेटेलिक कंपाउंड धात्विक यौगिक के रूप में मिलता है, या अयस्क के रूप में मिलता है, या चट्टान के रूप में। तो हम लोग हमेशा से पढ़ते हैं कि धातु जो है और के रूप में मिलता है, यानी अयस्क के रूप में मिलता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर अयस्क। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। फिर इसे प्यूरिफाई करके जो भी मटेरियल का रहता है वो अयस्क, उससे मटेरियल को निकाला जाता है। क्वेश्चन अगला है, वह धातु जो अपने मूल रूप में पाया जाता है, वह कौन सा धातु जो अपने ओरिजिनल नेटिव स्टेट में होता है, उसे चेंजेस नहीं किया जाता, प्यूरिफाई नहीं किया जाता है, क्या वो है, प्लेटिनम है या कॉपर या फेरस या आर्गन। ये चेक करना है, ये क्या होगा हमारा आंसर, तो आंसर हो जाएगा Ag, जो अपने ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पर चलते हैं। जब पीतल को लंबे समय के लिए वायु के संपर्क में रखा जाता है तो उसका रंग किसके कारण हरा हो जाता है। पीतल को जब हम लोग घर में भी देखते हैं कि पीतल का कोई बर्तन है तो वो हरा कलर का होने लगता है, जब हम लोग खुला में छोड़ देते हैं तो हरा कलर का आ जाता है, उसका लेयर बन जाता है, किस वजह से होता है, क्या उसमें फॉर्मेशन कुछ हो रहा है, कुछ लेयर आ जा रहा है क्या, फॉर्मेशन ऑफ CuOH2 आता है क्या, फॉर्मेशन ऑफ CuSO4 की वजह से होता है, या फॉर्मेशन ऑफ CuCO3 के, या फॉर्मेशन ऑफ CO2 के कारण। तो हो जाएगा हमारा आंसर सी नंबर, CuCO3 बन जाता है, पीतल के बर्तन के ऊपर CuCO3 फॉर्मेशन हो जाता है जब वो हवा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, तो इसी की वजह से वो हरा रंग का
होना लगता है। तो हमारा ऑप्शन सी नंबर आंसर सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि झलाई, झलाई क्या है? एलोय। एलोय क्या होता है? मतलब दो या उससे ज़्यादा मेटल्स को मिला के हम एक नया मेटल्स बनाते हैं, मेटेरियल्स तैयार करते हैं, तो एलोय कहलाता है। एलोय यूज्ड फॉर वेल्डिंग पर्पस कंसिस्ट ऑफ, जब हम उसे झलाई के लिए प्रयोग की जाने वाली मिश्र धातु, एलोय क्या है? मिश्र धातु, और झलाई क्या? वेल्डिंग। जो हम वेल्डिंग करते हैं किसी मिश्र धातु को, तो वेल्डिंग में हम लोग कौन सा मिश्र धातु यूज करते हैं? मिश्र धातु क्या? दो या उससे ज़्यादा चीज़ों को, धातुओं को मिला दे तो मिश्र धातु कहलाएगा। तो हम लोग जो वेल्डिंग में यूज करते हैं वह है हमारा सीसा और टीन, लीड एंड टीन। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए अगला, निम्नलिखित में तरल अधातु कौन है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिक्विड नॉन मेटल्स एमंग द फॉलोइंग्स। यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलता है कि कौन ऐसा नॉन मेटल्स है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, कौन ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। अगर हम यहाँ की बात करें तो बेरियम एक अधातु है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। बेरियम एक अधातु है, धातु नहीं है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। और ये मरकरी Hg जो है वो धातु है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं होना है। अगर अधातु पूछे तो बेरियम और धातु पूछे तो Hg यानी कि मरकरी। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें क्वेश्चन नंबर 80 में कि पूछा गया कि पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल एक तरह का एलोय है, मिश्र धातु है, वो किससे मिलकर बनता है? इस तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे कि पीतल का मिश्र धातु, कांसा का मिश्र धातु, इसे पढ़ना जरूरी है, उसको ध्यान में रखना जरूरी है, एग्जाम में ज़्यादातर पूछते हैं। तो हमारा यहाँ आंसर क्या होगा? हमारा आंसर है कॉपर एंड जिंक, कॉपर और जिंक मिलके पीतल बनाता है। क्या बनाता है? पीतल, कॉपर और जिंक मिलके। तो अगला प्रश्न है कार्बन का अपरूप जिसका उच्च गलनांक है। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन विच पोसेस हाई मेल्टिंग पॉइंट, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है? कार्बन का वो रूप है। ग्रेफाइट भी एक तरह का कार्बन का रूप है, हीरा भी एक तरह का, डायमंड जो वो भी कार्बन का ही रूप है, और कोक भी कार्बन का रूप है, और फ्लोरीन भी कार्बन का रूप है, फुलेरिन। तो बताना है कि किसका सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगर हम बात करें तो कोक तो ये कोयला से बनता है, उसको जब और ज़्यादा हाईली ज़्यादा समय तक रखा जाता है, प्रेसिंग किया जाता है, कार्बनाइजेशन होता है, तो ग्रेफाइट फॉर्म में कन्वर्ट होता है। कोल भी 3-4 तरह के होते हैं, जैसे पीट फॉर्म में होता है, फिर लिग्नाइट में, फिर बिटुमिनस में, फिर आता है फिर एंथ्रोसाइड में, फिर ग्रेफाइट बनता है, और फिर जाके लास्ट हीरा बनता है। हीरा का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर, हीरा। फिर आते हैं वह यौगिक जो जलने पर एक धूमिल ज्वाला देती है। ऐसा यौगिक, ऐसा कंपाउंड जिसको हम हीट करें तो एक सूटी फ्लेम देगा। तो आखिर वो यौगिक है क्या? तो यौगिक हमारा है C2H4 यानी कि इथिन, C2H4 इथिलीन जिसको बोल सकते हैं, वो हमारा C2H4 है जो धूमिल सा ज्वाला देता है। आगे जानते हैं निकेल उत्प्रेरक, जो हमारा कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या करता है? वो खुद रिएक्शन में नहीं जाता है, लेकिन अपना प्रभाव छोड़ता है जिससे रिएक्शन में चेंजेज होता है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एल्किन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटलिस्ट इज, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो एल्किन है वो हाइड्रोजन मिलाना किस तरह की प्रोसेस है? रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन या एडिशन एंड एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, किस तरह का विधि है? तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा अपचयन विधि, रिडक्शन विधि है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, रिडक्शन विधि, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। ऑप्शन नंबर ये हमारा ए हो गया। अगला है कि एक यौगिक ए जिसका सूत्र C3H8O है, उसके दो संरचनात्मक समावयव हैं, उपचयन पर यह एक अम्ल बनाता है। A compound A with formula C3H8O possesses two structural isomers. On oxidation, it produces an acid compound. That compound A is एक प्रोपेनल, दो प्रोपेनॉल, एक प्रोपेनॉल या दो प्रोपेनॉल।
ये किस तरह का कंपाउंड बनाता है, 1 प्रोपेनॉल बनाता है या फिर 2 प्रोपेनॉन बनाता है या फिर 1 प्रोपेनॉल बनाता है या फिर 2 प्रोपेनॉल बनाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी नंबर 1 प्रोपेनॉल बनाता है। सी नंबर 1 प्रोपेनॉल बनाता है। ठीक है, चलिए अगले में जाते हैं कि विकृत परिशोधित स्प्रिट में उपस्थित विषैला जैविक यौगिक है। विकृत परिशोधित स्प्रिट में उपस्थित विषैला जैविक यौगिक है इथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, इथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। जो पॉइजनस होता है, जो विषैला होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें प्रेजेंट होता है जो इन डीनेचर्ड रेक्टिफाइड स्प्रिट इज, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, किस तरह का जैविक यौगिक। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा मिथाइल एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल रहता है, मिथाइल एल्कोहल। ठीक है, इसलिए बोला जाता है दारू पीना सेहत के लिए हानिकारक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अल्कली की उपस्थिति में एक ईस्टर का जलीय अपघटन क्या कहलाता है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली इज कॉल्ड एस्ट्रिफिकेशन या फिर सैपनोफिकेशन या सब्स्टिट्यूशन या फिर एडिशन, एस्ट्रीकरण, साबुनीकरण या प्रतिस्थापन या संकलन। तो हमारा आंसर होगा एल्कली की उपस्थिति में एक ईस्टर का जो जलीय अपघटन होता है वो साबुनीकरण की वजह से होता है, सैबोनिफिकेशन, सैपोनिफिकेशन यानी साबुनीकरण। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सैपोनीकरण। अगला प्रश्न है वनस्पति तेल जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं में सामान्यतः क्या होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं या कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं या सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं या ग्लेशियल एसिटिक एसिड्स होते हैं। असंतृप्त वसा अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, संतृप्त वसा अम्ल या ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए नंबर असंतृप्त वसा अम्ल। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वेजिटेबल ऑयल्स में। ठीक है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर फैटी एसिड्स। अगला प्रश्न है भारी पानी जो हार्ड वाटर्स होते हैं साबुन के साथ एक गाज बनाता है, स्कम बनाता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किस वजह से बनता है। ये जो फैन हो जाता है, जो झाग हो जाता है, किस वजह से होता है। तो जो हार्ड वाटर है साबुन के साथ गाज बनाता है तो वो किसकी उपस्थिति के कारण, किसके कारण होता है, वो है CaCl2 के कारण, कैल्शियम क्लोराइड के वजह से। ठीक है, अगला प्रश्न है मिसेल का जल विरोधी अंत हाइड्रोकार्बन में घुलनशील है क्योंकि यह अध्रुवीय है, ध्रुवीय है, आयनिक है या सहसंयोजी है। हाइड्रोफोबिक एंड ऑफ मेसल इज सॉल्युबल इन हाइड्रोकार्बन्स बिकॉज इट इज नॉन पोलर, पोलर, आयोनिक एंड कोवैलेंट। तो हमारा सही आंसर है इसमें अध्रुवीय होता है, नॉन पोलर होता है। मिसेल का जल विरोधी अंत हाइड्रोकार्बन में घुलनशील है क्योंकि यह अध्रुवीय है, नॉन पोलर है, इसी वजह से यह घुलनशील है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर अध्रुवीय। ठीक है, तो अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला है वे यौगिक जो सजातीय श्रृंखला में नहीं आते हैं, जो सजातीय श्रृंखला में नहीं आते, कंपाउंड विच डजंट बिलोंग टू द होमोलोगस सीरीज, CH4O, C4H12O, C2H6O या C3H8O। तो हमारा सही उत्तर होगा C4H12O ऐसा यौगिक है जो सजातीय श्रृंखला यानी कि होमोलोगस सीरीज में नहीं आता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, बी नंबर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है अन्य परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंध बनाकर लंबी श्रृंखला बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स विथ अदर एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन इज कॉल्ड क्या होगा, एडिशन या कोऑर्डिनेशन या कैटेनेशन या पॉलीमराइजेशन, संकलन, समन्वयन, श्रृंखलन या बहुलीकरण। हमारा सही आंसर होगा श्रृंखलन। कैटेनेशन के वजह से हमारा कोवैलेंट बॉन्ड दो अलग अलग परमाणुओं के बीच और एक लंबी श्रृंखला बनाती है, वह है श्रृंखलन। हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92 में। इसमें बोला गया है कि CH4COOH+
प्लस C2H4OH जब रिएक्शन करता है किसी एक्स कंपाउंड की उपस्थिति में, कैटेलिस्ट की उपस्थिति में, तो CH3COO C2H4 प्लस H2O वाटर गैस देता है। तो ये एक्स किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो हमारा आंसर होगा H2SO4 के वजह से ये करता है। एक्स हमारा यहाँ क्या है? H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 की वजह से ये चेंजेस वाटर गैस बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त नियम जो पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बताता है? किस पर आधारित ये है? क्या परमाणु भार के आधार पर उसको सजाया गया है, या फिर भार संख्या के आधार पर, मास नंबर के आधार पर, या फिर एटॉमिक नंबर के आधार पर, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर? किस पर सजाया गया है? तो जब हम आवर्त सारणी पढ़ते हैं वहाँ हम सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, सोडियम का अपना निकालते हैं, पोटेशियम का अलग निकालते हैं। तो एक सिस्टम से बना हुआ, जैसे जैसे हम मटेरियल्स के आगे बढ़ते हैं कहीं ना कहीं उसका गिनती इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर रखा गया है। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? आधुनिक आवर्त सारणी को, आवर्त नियम को किस पर आधारित करके बनाया गया है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के। इसका मतलब बीच में अधातु हो, अधातु हो, या फिर मेटलॉइड्स हो, कुछ भी हो सकते हैं, वो सीरियल से कहीं भी हो सकते हैं, बशर्ते उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीरियल से रखा गया है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर रखा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है मेंडलीव की आवर्त सारणी में 18 35 परमाणु संख्या वाले तत्व किस समूह के हैं? जो इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर्स 18 35 बिलोंग्स टू विच ग्रुप? ग्रुप 1, ग्रुप 3, ग्रुप 5 एंड ग्रुप 7। जो समूह 1, समूह 3, समूह 5, समूह 7, तो समूह में जो बांटा गया है, ग्रुप में बांटा गया है, तो वो जो सारणी में 18 जो है उसमें 35 जो परमाणु संख्या वो किस ग्रुप में रखा गया? तो हमारा ऑप्शन होगा समूह नंबर 7 में इसे रखा गया है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है वह तत्व जिसका स्वभाव विद्युत धनात्मक है, वैसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का है? सल्फर, सिलिकॉन, बोरोन और तांबा। तो हमारा सही उत्तर होगा जो धनात्मक, विद्युत धनात्मक है, तो उसे बोल सकते हैं हम तांबा एक ऐसा तत्व है जिसका स्वभाव विद्युत धनात्मक है, विद्युत धनात्मक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आवर्त सारणी का द्वितीय उच्चतम विद्युत धनात्मक तत्व है, सेकेंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। आजकल क्वेश्चन इसी तरह को देखने को मिलेंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव के विषय में नहीं बोला गया सेकेंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो सेकेंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव किस एलिमेंट का होगा? पहले तो जो 18th ग्रुप में है, 18th ग्रुप में जो 18वां में है वो क्या है? जेनॉन, आर्गन वगैरह है, तो वो तो लास्ट वाला है, तो उसे तो नहीं छोड़ के ये उसके पहले वाला ग्रुप को लेने बोला है। तो ये ऑक्सीजन फैमिली होता है, फिर इधर और बाएं आएंगे तो नाइट्रोजन फैमिली होता है, फिर इधर आएंगे तो क्लोरीन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली, बहुत सारा है, फिर कार्बन फैमिली। तो यहाँ क्या बोलेंगे कि जो सेकेंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो है हमारा सी नंबर, ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 97 में। अर्धपूरित बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व है द एलिमेंट विथ हाफ फिल्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो उसका सिर्फ आधा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है, तो वो कौन सा एलिमेंट है? तो यह है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रभावी केंद्रक आवेश का क्या क्रम है? जो ऑर्डर है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस का, वो किसका सबसे ज़्यादा है, फिर किसका है, फिर किसका है, फिर किसका है? 4 ऑप्शन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबेडियम है। तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका है? अगर हम बात करें तो लिथियम का सबसे ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, फिर सोडियम का, फिर पोटेशियम का, फिर रुबेडियम का। ये हमारा ऑप्शन नंबर है बी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से त्रयी है, त्रयी मीन्स ट्रायड एमंग द फॉलोइंग इज, ट्रायड कौन है?
HFCl, HFCl हो गया फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड में FCl, ये हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, या कैल्शियम, सेलेनियम और बेरियम। कौन सा हमारा ट्राइड में आता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। हमारा आंसर हो जाएगा कैल्शियम, सेलेनियम एंड बेरियम। अगला प्रश्न है केमिस्ट्री का लास्ट प्रश्न। पूछा गया KOH, LiOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जो लिथियम ऑक्साइड है हाइड्रोक्साइड की अपेक्षक शक्तिशाली क्षार है। KOH जो है वो लिथियम OH की अपेक्षा शक्तिशाली क्षार है, मतलब KOH इज स्ट्रॉन्गर बेस है देन LiOH। दोनों बेस है। बेस मतलब क्या? 7 से ऊपर 14 से नीचे। जितने 14 के करीब जाएंगे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, और जो 7 के करीब आएंगे वो वीक होते जाएंगे, कमज़ोर होते रहेंगे। तो यहाँ जो है सबसे ज़्यादा किसके कारण होता है? ये जो KOH है LiOH की अपेक्षा शक्तिशाली बेस है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। तो किस कारण होता है? इसका कारण है कि K जो है, K का परमाणु आकार अधिक होता है, इसी की वजह से उसका क्षारीय नेचर बढ़ जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्लास अच्छी लगी होंगी, और उम्मीद करते हैं आप लोग तैयारी अच्छे कर रहे होंगे। मेरे अगले वीडियो में मैं मैथ या फिजिक्स का क्लासेस दूंगा, फिर उसे दोनों को अलग अलग पार्ट में दूंगा, क्योंकि ये ज़्यादा क्वेश्चंस है और ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।